अब आपको बताते हैं आज के ओपिनियन पोल से क्या क्लियर मैसेज मिला। 10 बड़ी बातें क्या पता चली। योगी आदित्यनाथ का दूसरी बार सीएम बनना हमें मुमकिन लग रहा है। हमारे सर्वे के मुताबिक बीजेपी की सीटें जरूर घट रही हैं, लेकिन यूपी की सत्ता में वापसी बहुत मुमकिन है। योगी को सबसे ज्यादा 38% लोग सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। अखिलेश यादव 148 से 150 सीटें जीतकर विपक्ष के सबसे बड़े चेहरा और सबसे बड़े नेता बन सकते हैं। जाटलैंड में गठबंधन करके अखिलेश यादव वाकई फायदे में है। 60% जाट वोट उनके गठबंधन को मिल सकता है। यूपी में बसपा और कांग्रेस का सफाया होने जा रहा है। डबल डिजिट में भी पहुंचना मुश्किल मालूम पड़ता है। यूपी के 80% मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी के पीछे खड़े हैं, यह हमारा अनुमान है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का खाता नहीं खुलेगा, यह भी हमें लगता है। यूपी के मुसलमान ओवैसी के फेवर में नहीं दिखाई देते। पिछड़े वोटों में जबरदस्त बंटवारा है। 79% यादव वोट अखिलेश यादव के साथ है। गैर यादव ओबीसी बीजेपी के साथ है। ब्राह्मण वोटर्स की पहली पसंद अब भी भारतीय जनता पार्टी है। करीब 65% ब्राह्मण योगी के साथ ही हैं। यूपी के ओपिनियन पोल की बड़ी बातें हमने आपको बताई, और इस ओपिनियन पोल में हमने अब तक जितनी बातें की है अलग अलग रीजन वाइज, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर, मुद्दों को लेकर, उसको लेकर एक पूरी रिपोर्ट अब देखिए आप। योगी ही आ रहे हैं। 22 में यूपी के बाबा को मोदी ही ला रहे हैं। चुनाव से 10 दिन पहले तय हो गया है। अब तो ऐसा ही लग रहा है। यूपी के सबसे लेटेस्ट ओपिनियन पोल का पिटारा खुल गया है। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी प्लस को 242 से 244 सीट मिलने का संकेत है। ऐसा लगता है बहुमत के नंबर्स क्रॉस हैं। तो क्या यूपी के लिए मोदी योगी ही उपयोगी हैं? क्या दिल्ली में मोदी, लखनऊ में योगी ही कर्मयोगी हैं? देश के लिए और देश के सबसे बड़े सूबे के लिए यह जोड़ी कितनी जरूरी है, यही समझाने आज मोदी आए। कमल के फूल और रोटी ने हमेशा देश को बांटने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम एकजुट रहेंगे तो कोई हमें कभी परास्त नहीं कर पाएगा। यूपी चुनाव के लिए सबका फोकस पश्चिमी यूपी पर है। योगी ने सोमवार को आगरा में मोर्चा संभाला। फतेहपुर सीकरी से लेकर फतेहाबाद तक घर घर छान डाला। अखिलेश मैनपुरी पहुंचे, करहल से अपना नामांकन भरा, खूब माहौल बनाया। पश्चिमी यूपी में चर्चा है 22 में बाबा हैं या बउआ हैं। योगी से जाट पिछड़े या अखिलेश 22 की रेस में पिछड़े। इंडिया टीवी ग्राउंड जीरो के लेटेस्ट ओपिनियन पोल में पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक कौन सी हवा चल रही है, सब बताएंगे। पहले मुद्दे की बात, क्या इस बार यूपी का चुनाव वाकई में धर्म के नाम पर हो रहा है? जवाब मोदी ने दिया। इशारा अखिलेश पर किया, मोदी ने गिनाया। अब की बार वोट काम पर ही मिलेगा। सिर्फ सपने देखने से कोई नहीं सरकार बना लेगा। मैं कभी कभी सुनता हूं कुछ लोगों को सपने आते हैं। आप सबको मालूम है सपने किसको आते हैं भाई? जो सोता रहता है ना, उसको सपने आते हैं। जो जागता है वो संकल्प लेता है। योगी जी जागने वाले, जागते रखने वाले और इसलिए संकल्प करने वाले नेता है। यही फर्क है जो आज यूपी के लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं, देख रहे हैं। एक तरफ भाजपा है जिसके पास विकास का स्पष्ट विजन है, साफ सुथरा, ईमानदार और असरदार नेतृत्व है। वहीं दूसरी तरफ अहंकार से भरे,
समाज को तोड़ने वाले, किसी भी कीमत पर सत्ता पाने का सपना देख रहे हैं। और ये है कौन? नकली समाजवादी है। विजन के नाम पर इनके पास सिर्फ विरोध है, गुस्सा है, आक्रोश है। इसलिए आज यूपी कह रहा है, एक बार फिर गरीबों की सरकार, भाजपा सरकार, डबल इंजन सरकार, जीता जागता चुनावी युद्ध के वर्चुअल वर्ल्ड में मोदी की एंट्री के साथ ही धर्म एक तरफ हो गया, काम 22 का सबसे बड़ा फैक्टर हो गया। मोदी ने आज धर्म की बात नहीं की, योगी सरकार के काम गिनाए। पहले क्या था, अब क्या है, पहले क्या नहीं था, अब क्या नहीं है, डिटेल में एक एक बात बताई। जो माफिया और गुंडे खुद को कानून से भी बड़ा मानते थे, यूपी की भाजपा सरकार ने उन्हें कानून का मतलब समझा दिया है। और इसलिए आज चुनाव के इस माहौल में वो पूरी ताकत लगा रहा है कि किसी भी तरह जो गुंडागर्दी करने वाले लोग थे ना, वो अवसर की तलाश में कैसे भी करके उनको सत्ता में वापस आना है। ऐसी अनुकूल सरकार उनको चाहिए कि उनको उनके अपने खेल खेलने में सुविधा हो। हम यूपी में बदलाव के लिए खुद को खपा रहे हैं, जबकि वो आपसे बदला लेने की ठान कर बैठे हैं। प्रधानमंत्री की स्पीच का एक बड़ा हिस्सा यूपी में सुधरी कानून व्यवस्था को डेडिकेटेड था। इंडिया टीवी ग्राउंड जीरो रिसर्च के ताजा ओपिनियन पोल में भी यूपी के हर रीजन में रहने वाले वोटर्स ने माना है कि योगी राज में लॉ एंड ऑर्डर बहुत टाइट है और इसी से अपराधियों की हवा टाइट है। पश्चिमी यूपी के सिर्फ 2% वोटर कानून व्यवस्था को 22 का मुद्दा मानते हैं, जबकि महिला सुरक्षा को मुद्दा मानने वालों का परसेंटेज सिर्फ 0.27% है। रोहिलखंड के सिर्फ 0.71% वोटर्स के लिए कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा चुनावी मुद्दा है। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर 97 सीट वाले पश्चिमी यूपी और 52 सीट वाले रोहिलखंड के वोटर्स का मूड देखकर अंदाजा लगाना आसान है कि यहां के लोगों को मोदी और योगी की जोड़ी पर भरोसा है। और वर्चुअल वॉर के फर्स्ट डे फर्स्ट शो में मोदी ने बार बार इसकी याद यूपी वालों को दिलाई। कोई भूल नहीं सकता है 5 साल पहले यूपी को लेकर क्या चर्चा होती थी। 5 साल पहले दबंग और दंगाई ही कानून थे, उन्हीं का कहा ही शासन का आदेश था। 5 साल पहले व्यापारी लूटता था, बेटी घर से बाहर निकलने में घबराती थी और माफिया सरकारी संरक्षण में खुलेआम घूमते थे। लोगों के पलायन की आए दिन खबर आती थी। अपहरण, फिरौती, रंगदारी ने मध्यम वर्ग को, व्यापारियों को तबाह करके रख दिया था। 5 साल में योगी सरकार उत्तर प्रदेश को इन हालातों से बाहर निकाल करके लाई है और ये कोई मामूली काम नहीं है। यूपी में सुधरी हुई कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मोदी जब ऐसा कहते हैं और वोटर्स जब उस पर पॉजिटिवली रिएक्ट करते हैं तो अंदाजा लग जाता है कि 22 में क्या होने वाला है। पश्चिमी यूपी और रोहिलखंड की 149 सीटों पर ओपिनियन पोल में आए नतीजे कुछ वैसा ही इशारा दे रहे हैं।
अब आपको अनुमानित सीटों के आधार पर पश्चिमी यूपी में हर पार्टी का चुनावी कैलकुलेशन एक साथ हम स्क्रीन पर दिखा देते हैं। बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ पश्चिमी यूपी की 97 सीटों में से 58 से 62 सीटें जीत सकती है, ऐसा सर्वे हमारा बता रहा है आज की तारीख में। और सपा आरएलडी गठबंधन को 34 से 38 सीटें मिल सकती हैं। यह एक जो जनरल परसेप्शन है कि गठबंधन बनने से बहुत बड़ा फायदा कुछ हो रहा है, वहां पर ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। बसपा को बहुत नुकसान है, 0 से 2 सीटें, और पश्चिमी यूपी में इस बार कांग्रेस का खाता भी खुलता नहीं दिखाई दे रहा। पश्चिमी यूपी में बीजेपी जो है वो 58 से 62, सपा गठबंधन 34 से 38, बसपा अधिकतम 2, कांग्रेस 0 और अन्य 0 पर ठहर सकते हैं। रोहिलखंड में बीजेपी और उनके सहयोगी 22 से 24 सीट जीत सकते हैं। 52 सीटों में से 22 से 24 सीट बीजेपी और उनके सहयोगी जीत सकते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी गठबंधन 28 से 30 सीटें यहां पर जीत सकती है। तो 52 सीटों में से 28 से 30 सीटें समाजवादी पार्टी और गठबंधन के लिए। बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और अन्य के लिए बुरी खबर यह है कि रोहिलखंड में उन्हें एक भी सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। यानी पूरी तरीके से रोहिलखंड को आप बाइपोलर कह सकते हैं। समाजवादी पार्टी और गठबंधन के लिए 28 से 30, तो बीजेपी के लिए 22 से 24। तो जो परसेंटेज ट्रेंड था वही सीटों में भी ट्रेंड दिखाई दे रहा है। पश्चिमी यूपी और रोहिलखंड के दिल में क्या है, इसका क्लियर इंडिकेशन तो ओपिनियन पोल ने दे दिया। बाकी के 3 रीजन में क्या होगा बस थोड़ी देर में आपको बताएंगे। उससे पहले कुछ और बात। अखिलेश अभी भी 22 में बाइसिकल वाला सपना देख रहे हैं। ट्वीट पर ट्वीट दागे जा रहे हैं। सपा नॉन स्टॉप माहौल बना रही है। आ रहे हैं अखिलेश का टेक्स्ट घुमा रही है, मगर मोदी जनता जनार्दन को अंदर की बात बता रहे हैं। 22 के लिए बीजेपी के पूरे इकोसिस्टम ने पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर तमंचावादियों और अपराधियों का समर्थन करने वालों के खिलाफ ट्विटर वॉर छेड़ रखा है। यूपी चुनाव के लिए जब सपा की पहली लिस्ट आई और पहली लिस्ट में जिन चेहरों को जगह मिली, उसने पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक सियासी भूचाल ला दिया। हर चेहरा टॉक ऑफ द टाउन हो गया। पब्लिक अपने अपने मोबाइल पर अखिलेश के एक एक कैंडिडेट का बायोडेटा निकालने लगी। सबको लगा कि 22 में कहीं डर और खौफ की वापसी तो नहीं हो जाएगी। बीजेपी का बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा नेता तीखे शब्दों में समाजवादी पार्टी पर हमलावर हुआ, और अब इसमें ताजा एंट्री प्रधानमंत्री मोदी की हुई है, जो इस नैरेटिव को एक नेक्स्ट लेवल पर ले गए। इन लोगों ने जिन्हें टिकट दिया है, उनकी भाषा, उनका व्यवहार, उनका इतिहास, उनके करतूत, उनके कारनामे, ये सारे उनके सबूत हैं। ये बदला लेना ही हमेशा से उनकी सोच रही है, और इसलिए मैं ये देखकर खुश हूं कि उत्तर प्रदेश के लोग इन दंगाई सोच रखने वालों से बहुत सावधान है, बहुत सतर्क है। उत्तर प्रदेश की जनता वो पुराने दिन वापस नहीं चाहती है। इन बदला लेने वालों के बयानों को देखकर यूपी के लोगों ने ठान लिया है कि इस बार पहले से भी ज्यादा मतों से भाजपा को विजयी बनाएंगे। हमारा काम और उनके कारनामे, उनकी कारस्तानी, ये सब देखकर इस बार भी यूपी की जनता भाजपा को भरपूर आशीर्वाद देने आ रही है। यही फर्क है जो आज यूपी के लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। समाजवादी पार्टी को लेकर मोदी और योगी जो मैसेज दे रहे हैं, ओपिनियन पोल में उसका भी लेखा जोखा है। उत्तर प्रदेश के 26% वोटर्स के मुताबिक यूपी के सबसे भ्रष्ट दलों में समाजवादी पार्टी का नाम शामिल है, और वो टॉप पर है। रोहिलखंड के 41%, अवध के 33% और पूर्वांचल के 32% वोटर्स के मुताबिक सपा सबसे भ्रष्ट पार्टी है। पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड में ये नंबर्स बाकी पार्टियों में बढ़ जाते हैं।
ओपिनियन पोल में भ्रष्टाचार के पैमाने पर वोटर्स ने सबसे खराब रैंकिंग सपा को ही दी है। ग्राउंड जीरो पर इसका क्या असर होता दिख रहा है, ये ओपिनियन पोल में 111 सीट वाले अवध और 19 सीट वाले बुंदेलखंड रीजन के अनुमानित फैसले को देखकर लगाया जा सकता है। सीटों पे अवध रीजन कैसे हमारे मुताबिक वोट कर सकता है, देखते हैं कैसे बढ़ता है, देखते हैं। बीजेपी ने 111 में से 66 से 68 सीटें जीत सकती है। अवध की बात कर रहे हैं। अवध जहां महत्वपूर्ण क्षेत्र आते हैं समेत राजधानी लखनऊ, और समाजवादी पार्टी को यहां से 39 से 41 सीटें हासिल होती दिख रही हैं हमारे सर्वे के मुताबिक। बीएसपी और कांग्रेस दोनों अवध रीजन में 1 से 3 सीटें हासिल कर सकती हैं। बसपा 1 से 3, और यही फिगर कांग्रेस पार्टी के लिए भी हमारे आंकड़ों से निकल करके आया कि 1 से 3 सीटें मिल सकती हैं अवध में, और अन्य के खाते में 0 सीटें का ही आंकलन हमारा सर्वे बता रहा है। वोट शेयर के आधार पर अगर हम उसको सीटों में उस पैटर्न को दिखाते हैं तो आप देखिए 111 में से 66 से 68 बीजेपी, 39 से 41 सपा, 1 से 3 बीएसपी। बुंदेलखंड रीजन में बीजेपी प्लस ने बड़ी बढ़त बना रखी है। इस बार उसे 16 से 18 सीटें मिल सकती हैं। सपा गठबंधन को 1 से 3 सीट मिलने का अनुमान है। बसपा, कांग्रेस और अन्य का स्कोर 0 हो सकता है हमारे आंकलन के मुताबिक। ओपिनियन पोल के मुताबिक यूपी के शुरुआती 4 रीजन्स में बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनती दिख रही है। समाजवादी पार्टी दूसरे स्थान पर नजर आ रही है। मगर पूर्वांचल में क्या होगा थोड़ी देर में वो भी बताएंगे। पहले ये समझिए कि पश्चिमी यूपी, रोहिलखंड, अवध और बुंदेलखंड के वोटर्स अपने बाबा पर इतना भरोसा क्यों जता रहे हैं। जवाब ओपिनियन पोल के इस सवाल में है। वोटर्स से पूछा गया कि योगी के 5 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं। इसके जवाब में 46% लोगों ने योगी के काम को अच्छा बताया। 26% के मुताबिक योगी सरकार का काम खराब था। 19% ने सरकार के काम को संतोषजनक बताया। 9% लोगों ने अपनी राय नहीं दी। यानी अच्छा और संतोषजनक कहने वालों का परसेंटेज जोड़ दें तो नंबर्स हो जाते हैं 65%। ये नंबर्स कम नहीं है, पता योगी को भी है, मोदी को भी है। इसलिए सोमवार को प्रधानमंत्री ने 2017 से पहले की अखिलेश सरकार और 2017 के बाद की योगी सरकार का तुलनात्मक विश्लेषण किया और पब्लिक को फैक्ट्स एंड फिगर के साथ सब समझाया। पहले वाली सरकार ने अपने 5 साल में गौतम बुद्ध नगर में सिर्फ 73 घर बनाए थे, 73। जरा सुनिए आप लोग, 5 साल में 73 घर। योगी जी की सरकार ने इन्हीं 5 सालों में उस एक जिले में करीब करीब 23,000 घर बनाकर शहरी गरीबों को दिए हैं। सोचिए, कहां 73 घर 5 साल में और कहां 23,000 घर। सहारनपुर शहर में भी पहले वाली सरकार ने सिर्फ 221 घर गरीबों के लिए बनवाए थे। 221, 5 साल में 221। योगी जी की सरकार ने इन्हीं 5 सालों में 18,000 से ज्यादा घर बनाकर सहारनपुर के गरीबों को दिए हैं। शामली, मुजफ्फरनगर और बागपत शहर में भी कुल मिलाकर पिछली सरकार ने 5 साल में सिर्फ 800 घर बनाए थे। 5 साल में इतने सारे बड़े इलाके में 800 घर। योगी जी की सरकार ने इन 3 शहरों में 5 साल में 33,000 से ज्यादा गरीबों को घर बनाकर दिए हैं। मोदी जब मैदान में उतरते हैं तो पूरी तैयारी के साथ उतरते हैं। किसने काम डिलीवर किया, किसके काम पर ब्रेक लगाया, सब बताते हैं। किसने सच बताया, किसने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाया, सारे नोट्स लेकर आते हैं। पहला ट्रेलर मोदी ने आज दिखाया है, बाकी आगे रिलीज होगा। 2017 से पहले जो सरकार थी वो कागजों पर आधी अधूरी परियोजनाएं बनाने और उनके शिलान्यास में माहिर थी। पत्थर टांग दो बस। अस्पताल हो, सड़कें हो, एक्सप्रेस वे हो, ये लोग
सालों साल परियोजनाओं को खींचते थे ताकि उसमें से कुछ दोहना है, उसमें से भी कुछ निकालना है, कमाई करनी है, तो अपनी दुनिया चलती रहे। वो लोग सिर्फ सपने दिखाते थे। डबल इंजन की सरकार सपने पूरे करती है। 3 तलाक के खिलाफ जो कानून हमारी सरकार ने बनाया, उसका लाभ हमारी लाखों मुस्लिम बहन बेटियों को हुआ है। पहली बार वोट डालने वाले जा रहे युवा भी इसको समझ रहे हैं कि अब यूपी को फिर से गुंडों माफियाओं के हवाले नहीं करना है। मोदी ने वही बताया जो योगी ने किया। नतीजा ओपिनियन पोल में दिखा। पश्चिमी यूपी के 45% लोग योगी सरकार के काम को अच्छा मानते हैं, 26% संतुष्ट हैं। रोहिलखंड के 37% ने योगी के काम को अच्छा बताया, 23% संतुष्ट दिखे। अवध के 60% ने योगी को फुल मार्क्स दिए, 20% ने संतुष्टि जताई। बुंदेलखंड के 37% ने योगी सरकार को अच्छा कहा, 15% ने संतोष जताया और पूर्वांचल के 52% वोटर्स ने योगी सरकार के काम की तारीफ की और 13% ने संतोष जताया। यानी 2 रीजन में 50+ का आंकड़ा कम नहीं है और इसीलिए पूर्वांचल से भी बीजेपी को अच्छे संकेत मिल रहे हैं। पूर्वांचल रीजन की 124 विधानसभा सीटों में से बीजेपी प्लस को 74 से 78 सीटें जा सकती हैं। सपा गठबंधन को 40 से 44 सीट मिलने का अनुमान है। बसपा, कांग्रेस और अन्य इन तीनों का स्कोर 1 से 3 सीटों के बीच ही सीमित हो सकता है। यूपी के 5 रीजन के ओपिनियन पोल से ऐसा लग रहा है कि 22 में साइकिल पंक्चर हो सकती है। रही बात सीएम फेस की, तो यहां भी योगी आदित्यनाथ ही टॉप पर चल रहे हैं। 38% लोगों की राय में योगी आदित्यनाथ ही अगले सीएम होने चाहिए। 31% के मुताबिक अखिलेश यादव अगले सीएम होने चाहिए। 13% लोग मायावती को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, जबकि सिर्फ 6% लोगों ने प्रियंका गांधी के नाम पर मुहर लगाई है। और ओपिनियन पोल के फाइनल फिगर में भी संकेत योगी के फेवर में ही जाते दिख रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो तस्वीर यह है। हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को 242 से 244 सीटें हासिल हो सकती हैं, जो कि क्लियर मेजॉरिटी के पार है, क्लीन मेजॉरिटी है। और समाजवादी पार्टी गठबंधन को 148 से 150 सीटें हासिल हो सकती हैं, जो पिछली बार की तुलना में बहुत बड़ा जंप है, लेकिन फिर भी बहुमत से काफी दूर। और बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो केवल 4 से 6 सीटों पर सिमट सकती है बहुजन समाज पार्टी। पिछली बार से भी ग्राफ नीचे जाता हुआ बसपा का दिखाई दे रहा है और ऐसा ही कांग्रेस पार्टी के साथ भी दिखाई देता है, जो सिर्फ 3 से 5 सीटों पर जाकर सीमित हो सकती है हमारे आंकलन के मुताबिक। और अन्य का जो खाता है वो 1 से 3 सीटों पर खुल सकता है। तो इंडिया टीवी ग्राउंड जीरो रिसर्च के ओपिनियन पोल के मुताबिक 242 से 244 सीटें हासिल करके आज के माहौल में जो हमने सर्वे किया है, भाजपा एक क्लियर मेजॉरिटी की सरकार की ओर बढ़ रही है और लगभग 150 सीटें हासिल कर सकती है समाजवादी पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ। बसपा 4 से 6, कांग्रेस 3 से 5 मात्र और अन्य 1 से 3। यूपी में 403 सीटें हैं, लेकिन 2 सीटों पर सबसे ज्यादा नजर है। पहली गोरखपुर और दूसरी करहल। सीएम योगी फरवरी के पहले हफ्ते में पर्चा दाखिल करेंगे। अखिलेश ने आज करहल से पर्चा दाखिल कर दिया है और करहल में ही आज एक और पर्चा फाइल हुआ है। मुलायम के पुराने बॉडीगार्ड रह चुके एसपी सिंह बघेल साहब पहले दारोगा थे। मुलायम ने उनको सांसद बनाया और मोदी ने केंद्रीय मंत्री। अखिलेश यादव और बघेल फिर एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं और करहल में एक तरफ मुस्लिम और यादव हैं तो दूसरी तरफ बाकी जातियां, या फिर खेल बदल रहा है। अखिलेश यादव जब नामांकन के लिए आए तो पूरे दल बल के साथ आए, अपनी पूरी पॉलिटिकल फैमिली के साथ दिखे। अखिलेश के साथ उनके सबसे प्यारे चाचा राम गोपाल यादव, अखिलेश के साथ थे उनके भतीजे तेज प्रताप सिंह। जिस समाजवादी रथ से अखिलेश सैफई से करहल पहुंचे, उस समाजवादी रथ में भी अखिलेश के साथ थे उनके चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव। उनका रथ आ गया है। आप देखिए, ये समाजवादी पार्टी का जो रथ सैफई से रवाना हुआ था और उसी में सवार होकर अखिलेश यादव यहाँ पर आए हुए हैं और अखिलेश यादव के तमाम समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं। और आप देखिए, रथ में अखिलेश यादव यहाँ पर सवार होकर इस कलेक्ट्रेट में आए हैं। 11:30 बजे का समय था जब अखिलेश यादव यहाँ पर थे। ये देखिए, अखिलेश यादव बैठे हुए हैं सामने और लोगों से बातचीत करते हुए, पूरे सफर में लोगों से मिलते हुए आए हैं।
यानी अपने परिवार के पूरे राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन के साथ अखिलेश यादव ने करहल सीट से नामांकन पर्चा दाखिल किया। अखिलेश यादव ने जो एफिडेविट फाइल किया है उसमें अखिलेश ने अपने पास 1,79,237 रुपए कैश दिखाया है। एफिडेविट के मुताबिक अखिलेश की पत्नी डिंपल के पास 3,32,257 रुपया कैश है। अखिलेश यादव ने अपनी कुल चल संपत्ति दिखाई है 8,43,70,645 रुपए। डिंपल यादव की कुल चल संपत्ति है 4,76,84,986 रुपए। अखिलेश और डिंपल की कुल चल संपत्ति 13,20,55,631 रुपए है। एफिडेविट में अखिलेश यादव ने कुल अचल संपत्ति दिखाई है 17,22,08,58 रुपए। डिंपल यादव की अचल संपत्ति है 9,61,98,918 रुपए। यानी दोनों के पास कुल अचल संपत्ति है 26,83,99,776 रुपए। अखिलेश और डिंपल के पास कुल चल अचल संपत्ति है 40,04,55,407 रुपए। अखिलेश यादव के पास 76,000 रुपए का फोन है और 5,34,458 रुपए की व्यायाम करने वाली मशीन है। इसके अलावा डिंपल के पास 2 किलो 774 ग्राम सोना है, 203 ग्राम का मोती है और 127 कैरेट का हीरा है। डिंपल के पास कुल 59,76,687 रुपए के जेवर है। पैसा, पावर, फैमिली, ये सारा कुछ माहौल बनाने के बाद अखिलेश यादव ने बयानों के तीर छोड़े। योगी ने बयान दिया था, इशारा किया था, गुंडों की गर्मी उतार देंगे, यूपी को मई जून में शिमला बना देंगे। इसके जवाब में अखिलेश ने सिलेंडर, सरसों का तेल, महंगाई और बजट का मुद्दा उठाया। अखिलेश जी नामांकन भर के आए, बताइए। अभी नामांकन किया है जी, और मुझे भरोसा है मैनपुरी जिले की जनता पर और खासकर करहल की जनता पर कि इस बार ऐतिहासिक परिणाम से जिता करके भेजेंगे। ये नेताजी का क्षेत्र है, नेताजी की कर्मस्थली रही है और नेताजी ने लगातार यहाँ से और यहाँ के लोगों से अपना रिश्ता और संबंध बना के रखा। बीजेपी का प्रत्याशी आएगा लेकिन हारने के लिए आएगा। कोई भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आएगा वो ऐतिहासिक वोटों से हार के जाएगा। बाबा जी कह रहे हैं कि 10 मार्च को गर्मी ठंडी कर देंगे, 10 मार्च को गर्मी ठंडी कर देंगे। बाबा जी कह रहे हैं 10 मार्च को गर्मी ठंडी कर देंगे। अखिलेश जी 10 मार्च को तो वैसे ही गर्मी आ जाएगी, होली का त्योहार लगभग आ जाएगा, शिमला बना देंगे। अखिलेश जी भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि नौजवानों को रोजगार, नौजवानों का भविष्य कब बनाएंगे। सवाल ये नहीं कि गर्मी आएगी कि सर्दी आएगी, सवाल ये है कि किसानों की आय दोगुनी होगी कि नहीं होगी। ये लाल रंग से घबराहट है इनको। लाल रंग केवल टोपी का सवाल नहीं है, हमारा आपका, हम किसी भी जाति धर्म के हों, हमारा सबका खून लाल है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी लाल टोपी के बहाने भेदभाव की राजनीति करना चाहती है? लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग लगातार किसानों की आय दोगुनी का सवाल पूछेंगे, महंगाई का सवाल पूछेंगे, जो आपने सिलेंडर महंगा कर दिया वो सवाल पूछा जाएगा आपसे। इनको घरों में जाकर के जो पर्चा बांट रहे हैं, सिलेंडर देखना चाहिए भर गया क्या नहीं भरा है, और पहले कितने रुपए में भरा जाता था, आज कितने रुपए में भरा जा रहा है। साथ ही साथ इन्हें ये भी देखना चाहिए कि जो घर है, गरीब के घर में अगर ये पर्चा बांटने जा रहे हैं तो हमें तो बता रहे हैं कि आज सरसों का तेल भी इतना महंगा हो गया। क्या बीजेपी को समझ में नहीं आता कि सरसों का तेल इतना महंगा हो गया? सेफ सीट की तलाश में अखिलेश यादव यादवों के गढ़ में पहुंच गए, यादवों की शरण में पहुंच गए। लेकिन यहां भी बीजेपी अखिलेश यादव को बख्शने के मूड में नहीं है। बीजेपी ने अखिलेश यादव के खिलाफ उतार दिया है केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को। एसपी सिंह बघेल ने भी करहल से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। यादव बाहुल इलाके में अखिलेश के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। ये यादव बाहुल नहीं है, ये मोदी के प्रशंसकों का बाहुल इलाका है, योगी के प्रशंसकों का बाहुल इलाका है, ये गरीबों का इलाका है, शोषितों का इलाका है, पीड़ितों का इलाका है, वंचितों का इलाका है, पिटे हुओं का इलाका है, लुटे हुओं का इलाका है, दबाए हुए लोगों का इलाका है, और ये सब लोग इकट्ठे होकर के अब चुनाव को जीतेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।